हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एग्जामस्टर। मैं हूं विकास स्मिथ और आज हम पढ़ने वाले हैं साझेदारी का लेखांकन मूलभूत अवधारणाएं, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप बेसिक कॉन्सेप्ट्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस चैप्टर को पहले पढ़ चुके होंगे और अगर नहीं भी पढ़े हैं तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि इस चैप्टर के थ्रू आपको अकाउंटेंसी के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने वाले हैं। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, पूरी क्लास को ध्यान से सुनिए, कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश कीजिए ताकि आप एग्जाम में हर क्वेश्चन का कॉन्फिडेंट होकर आंसर लिख सकें। और हाँ, जो भी डाउट हो या जो भी क्वेश्चन पूछना हो उसे कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर पूछिए, ठीक है। मैं आपके हर क्वेश्चन का रिप्लाई करूंगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख ही गया है, ठीक है, कि अभी हम पढ़ने वाले हैं एमसीक्यू। ठीक, चलिए यहां से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखता है? साझेदारी अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? इन विच ईयर डिड द पार्टनरशिप एक्ट पास्ड? तो पहला ऑप्शन है 1932, 1956, 1947 और 1952। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, वैसे मैं आंसर बताने से पहले आपको बता देता हूं कि जब मैं क्वेश्चन पढ़ूं आप कमेंट में अपना आंसर पोस्ट करिए और मेरे द्वारा बताए हुए आंसर से मैच करिए और फिर देखिए कि आप कितना सही आंसर दे पा रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा 1932। कितना होगा? 1932। साझेदारी अधिनियम किस वर्ष पास हुआ? तो 1932 यानी कि 1932। ये आपको याद भी रखना है, ठीक है। अब हम लोग पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखता है? साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदारों को पूंजी पर ब्याज दिया जा सकता है। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज अलाउड एट। मतलब अगर साझेदारी संलेख नहीं बना हुआ है तो साझेदारों को पूंजी पर ब्याज कितना दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। तो साझेदारी संलेख, आपको इस आंसर से पहले इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं जिससे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए भी क्लियरिटी मिल जाएगा, है ना। तो मुख्य रूप से हमको ये 5 बातें ध्यान रखना है कि जब साझेदारी संलेख ना बना हुआ हो तो साझेदारों का लाभ हानि का जो बंटवारा होगा वो बराबर होगा। कैसे होगा? बराबर। साझेदार जो है वो लाभ हानि का बंटवारा किस प्रकार से करेंगे? बराबर बराबर, इक्वल इक्वल, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये याद रखिएगा कि किसी भी साझेदार को किसी भी तरह का सैलरी और कमीशन नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तीसरा, पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा और आहरणों पर ब्याज नहीं लिया जाएगा। 4 हो गया। और अंतिम है, अगर कोई साझेदार फर्म को लोन देता है, क्या देता है? लोन, ऋण, तो उस पर 6% प्रति वर्ष की दर से ब्याज दिया जाएगा। एक बार हम फिर से रिपीट करें, ध्यान से सुनिएगा। साझेदारों को किसी भी प्रकार का सैलरी और कमीशन नहीं दिया जाएगा, लाभ हानि का बंटवारा बराबर किया जाएगा, पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा और आहरण पर ब्याज नहीं लिया जाएगा। और कोई भी साझेदार अगर फर्म को ऋण दिया है तो उस पर 6% प्रति वर्ष की दर से आपको ब्याज देना होगा। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम यहां देखें तो साझेदारी संलेख नहीं और पूंजी पर ब्याज की बात कर रहा है, तो यहां पे क्या होगा? कोई भी ब्याज नहीं दिया जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदारों को इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड पार्टनर सेल वेतन दिया जाएगा, वेतन नहीं दिया जाएगा, वेतन फर्म में काम करने वाले साझेदारों को दिया जाएगा, इनमें से कोई नहीं। Be paid salaries, not be paid salaries, be paid salaries to those who work for the firm और none of these। तो अभी जैसा कि आपको हम ऊपर बता चुके हैं कि साझेदारी संलेख के अभाव में कौन सा नियम लागू होता है और उसके अकॉर्डिंग वेतन नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखता है? निम्न में से कौन सी मद लाभ हानि समायोजन खाते में डेबिट पक्ष में दिखाई नहीं जा सकती, ठीक है। Which of the following items will not be so in the debit side of profit and loss appropriation account? आप चूंकि पढ़े हैं ये चैप्टर को तो आपको पता होगा कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का डेबिट साइड में कौन कौन सा आइटम जाता है
और क्रेडिट साइड में कौन कौन सा आइटम जाता है। ठीक है, अगर हम डेबिट की बात करें तो सबसे पहले हम लोग पीएल का लॉस को दिखाते हैं। ध्यान से सुनिएगा आप लोग, ठीक है। पीएल के क्या करते हैं, सबसे पहले पीएल के लॉस को दिखाते हैं, उसके जस्ट नीचे लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसके जस्ट नीचे लिखते हैं सैलरी, ठीक है, उसके जस्ट नीचे लिखते हैं कमीशन, और अगर किसी भी ये रिजर्व में ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसके बाद लिखते हैं रिजर्व, और डेबिट साइड में लिखते हैं प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस का प्रॉफिट, और उसके जस्ट नीचे लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब जितना हम आपको बताएं उसके अकॉर्डिंग आप देखिए कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, तो बोलता है डेबिट पक्ष में दिखाई नहीं जा सकती, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो दिखाते हैं हम लोग, कमीशन ऑफ पार्टनर इसको भी लिखते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को नहीं लिखते हैं क्योंकि ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो कैपिटल साइड में जाता है। ठीक है, तो इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा आपका सी नंबर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर। आप लोग भी अपना आंसर कमेंट बॉक्स में पोस्ट करते जाइएगा, है ना, तभी तो आपको पता चलेगा कि आप कितना सही बता रहे हैं। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। यहां लिखता है साझेदार के पूंजी खाते के प्रारंभिक शेष को क्रेडिट किया जाता है। द ओपनिंग बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड विथ पूंजी पर ब्याज यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आहरण पर ब्याज यानी कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, आहरण यानी कि ड्राइंग्स, और हानि में हिस्सा यानी कि शेयर इन लॉस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, क्या बोलता है, साझेदार के पूंजी खाते के प्रारंभिक शेष को, साझेदार के पूंजी खाते के प्रारंभिक शेष को क्रेडिट किया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसको क्रेडिट में लिखते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को डेबिट में लिखते हैं, ड्राइंग को भी डेबिट में लिखते हैं, और शेयर इन लॉस को भी हम लोग डेबिट में लिखते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आते हैं। 6 में क्या लिखता है, साझेदार का फर्म से संबंध होता है। द रिलेशन ऑफ पार्टनर विथ द फर्म इज दैट ऑफ एन ऑनर, एन एजेंट, एन ऑनर एंड एन एजेंट और मैनेजर, यानी कि स्वामी और एजेंट दोनों का, और प्रबंधक का। तो इसका राइट आंसर होगा स्वामी एवं एजेंट का। क्या होगा आंसर, स्वामी एवं एजेंट का। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। साझेदारी अनुबंध बनाना, प्रिपरेशन ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज, ठीक, अनिवार्य है यानी कि कंपलसरी है, ऐच्छिक है यानी कि वॉलेंट्री है, अंशतः अनिवार्य है यानी कि पार्शियल ही कंपलसरी है, और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऐच्छिक यानी कि वॉलेंट्री। ठीक है, आप बना भी सकते हैं और नहीं भी बना सकते हैं, जैसा कि आपको यहां आंसर दिख भी रहा होगा। ठीक है, पर आपको भी आंसर पे ध्यान नहीं देना है। ठीक, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। यहां क्या लिखता है, साझेदारी समझौता हो सकता है। पार्टनरशिप एग्रीमेंट कैन बी ओरल, रिटन, ओरल और रिटन और ऑल ऑफ दीज, यानी कि मौखिक भी हो सकता है, लिखित भी हो सकता है, मौखिक और लिखित दोनों हो सकता है, इनमें से सभी हो सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा मौखिक या लिखित, यानी कि ओरल और रिटन दोनों। तो इसका सी नंबर जो आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। साझेदारी स्थापित करने के लिए कम से कम कितने व्यक्ति होने चाहिए। व्हाट शुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन्स टू फॉर्म ए पार्टनरशिप। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास 2, 7, 10 और 20। तो इसमें कितना होना चाहिए, कम से कम 2 व्यक्ति होने ही चाहिए। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। फिर बोलता है फर्म के लिए साझेदार के आहरण पर ब्याज है। फॉर द फर्म इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज ए या एन। एक्सपेंस है, इनकम है, लॉस है और गेन है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा, आप लोग भी पोस्ट करिए, है ना, बी नंबर यानी कि इनकम। और पूंजी पर जब ब्याज देगा तो क्या होगा, एक्सपेंस, ये बात याद रखिएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर आते हैं।
साझेदारों की पूंजी पर ब्याज है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज एन एक्सपेंडिचर यानी कि व्यय, विनियोजन यानी कि एन एप्रोप्रिएशन, लाभ यानी कि ए गेन, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट जो है वो आंसर होगा एन एप्रोप्रिएशन यानी कि विनियोजन। ठीक है, चलिए, एक फर्म में साझेदारों की अधिकतम संख्या होती है। ठीक है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन ए फर्म इज, तो क्या होगा 50। ठीक है, कितना होता है 50। चल या परिवर्तनशील विधि के अंतर्गत साझेदारों के पूंजी खाते पर ब्याज क्रेडिट किया जाता है, यानी कि द इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अंडर फ्लक्चुएटिंग मेथड इज टू बी क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि फ्लक्चुएटिंग के अंतर्गत केवल एक ही खाता बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और अगर हम फिक्स्ड के अंतर्गत बनाते हैं तो वहां बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पार्टनर्स की केवल पूंजी को लिखते हैं और बाकी सारे आइटम्स को हम लोग पार्टनर्स करंट अकाउंट में लिखते हैं। तो यहां तो फिक्स्ड बोला ही नहीं है आपको, क्या बोला है फ्लक्चुएटिंग, इसलिए ये जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। जब आहरण का समय ना दिया हुआ हो तो आहरण पर ब्याज लगाया जाता है। व्हेन टाइम ऑफ विड्रॉवल्स आर नॉट मेंशन्ड, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज चार्ज्ड। कितना पे चार्ज करेंगे, है ना, 6 मंथ, 6.1/2 मंथ्स, 6 मंथ, 5.1/2 मंथ्स और 12 मंथ्स। तो ध्यान रखिएगा कितना मंथ पे लगेगा, 6 मंथ्स। ठीक है, और ये रहा आपका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। साझेदार का चालू खाता बनाया जाता है जब साझेदार की पूंजी रखी जाती है। ठीक है, पार्टनर्स करंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड व्हेन कैपिटल ऑफ पार्टनर्स इज मेंटेन्ड अंडर। कौन सा खाता मेंटेन करता है, तो अभी जस्ट आपको ऊपर के क्वेश्चन में ये बात हम आपको समझाए हैं। तो फ्लक्चुएटिंग बेसिस, फिक्स्ड बेसिस, इन बोथ ऑफ द ये सिचुएशंस और नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा फिक्स्ड बेसिस। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो का आपको हम सॉल्यूशन देंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो लाइक कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।